गाइस, मैं रुखसार सन। मैं मोहम्मद अशलान रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो सब मरीन जो पनडुब्बी हम जिसे कहते हैं, जो कि एक साइलेंट किलर भी इसे कहते हैं, इंडिया के पास कितनी है, चाइना के पास कितनी है, पाकिस्तान के पास कितनी है, कौन इस पर बर्तरी रखता है, ये सारी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं अपना खान सारा सब मरीन डीजल इलेक्ट्रिक सब मरीन। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद रिएक्शन। जय हिंद। देखिए, हम लोग समझते हैं कि भारत पनडुब्बियों के टेक्नोलॉजी के मामले में इतना कैसे पिछड़ गया कि हमें चाइना की बराबरी करने में आगे 50 साल लग जाएंगे। और हमारे नौसेना के अधिकारियों ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे भरोसा दिखाया था, तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में तो ठीक है, बट पनडुब्बी के मामले में इतने कैसे पिछड़ गए। देखिए, पनडुब्बी को हम साइलेंट किलर कहते हैं। ये पानी के अंदर रहती है, जिस वजह से ये ऑलरेडी स्टिल्ट हो जाती है। कोई रडार सेटेलाइट इसको पानी के अंदर नहीं पकड़ पाता है। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के समय हम लोग पाकिस्तान की पनडुब्बी को ट्रेस कर रहे थे, जो 21 दिन बाद ट्रैक हुई थी। सोचिए, 21 दिन लग गया था हमें पाकिस्तान की पनडुब्बी। 21 दिन में कोई हथियार, कोई पनडुब्बी कितना तबाही मचा सकता है, आप आइडिया लगाइए। तो इन पनडुब्बियों के बारे में हम लोग समझते हैं, ये पानी के अंदर चलती है। इसे चलाने के लिए इसके प्रोपेलर को घुमाना पड़ता है। अब इन प्रोपेलर को घुमाने के लिए सिंपल सा है, इसके अंदर एक ठो इंजन सेट करते हैं, इंजन इसको नचा देगा। तो हम लोग एक इंजन लगा देते हैं, लेकिन जब इस पनडुब्बी को पानी के अंदर ले जाते हैं तो इंजन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इंजन को धुआं निकलने के लिए भी चाहिए और इसको एयर भी चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो फ्यूल जलेगा नहीं यहाँ पर। तो पनडुब्बी को अंदर कैसे लेके जाया जाए, यहाँ पर अंदर तो काम ही नहीं करेगा। तो फिर सोचा गया कि चलिए हम एक डीजल इंजन लगाते हैं, क्योंकि पेट्रोल इंजन में तो उतना पावर होता नहीं है, डीजल इंजन में ज़्यादा पावर होता है। तो एक डीजल इंजन लगाते हैं, पनडुब्बी को आधा ऊपर रखते हैं और यहाँ ले आके यहाँ से ऊपर ऑक्सीजन ले लेंगे, धुआं छोड़ देंगे यहाँ पे, पनडुब्बी चालू हो जाएगी, काम करना लग जाएगा, इंजन तो काम ही कर देगा। लेकिन आप बताइए, जब यही करना था तो फायदा क्या है? तो काम तो शिप भी कर सकता था। पनडुब्बी का मेन काम है नीचे जाना, नीचे गया तो ऑक्सीजन खत्म, यहाँ पर ऑक्सीजन बिना इंजन चल ही नहीं सकता है यहाँ पे। तब क्या किया जाएगा? तब इसके लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाया गया। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में पनडुब्बी को सतह के ऊपर लाया गया और डीजल इंजन चालू किया गया। डीजल इंजन चालू करके इसके अंदर बिजली बनाया गया, उस बिजली से बैटरी को चार्ज किया गया। तो बैटरी चार्ज हो गई। अब इस बैटरी के दम पर जब इसको अंदर जाना हुआ तो इंजन बंद करके अंदर चला गया और अंदर इसको बैटरी के दम पे ले जाया गया। यानी हाइब्रिड सिस्टम है, डीजल इंजन भी काम करेगा, बैटरी चार्ज होने के बाद पनडुब्बी अंदर चली जाएगी। यानी अंदर जाने के बाद पनडुब्बी डीजल इंजन पे नहीं चलती है, बल्कि वो बैटरी से चलती है। इसका दो फायदा होता है। एक तो भैया अंदर में डीजल इंजन चल ही नहीं पाएगा। दूसरा ये होता है कि बैटरी से चलने पे बहुत साइलेंटली चलती है। इसलिए इस पनडुब्बी को चलाने के लिए हमें एक डीजल इंजन चाहिए और बहुत ज्यादा मात्रा में बैटरी चाहिए। इसीलिए हम इन पनडुब्बियों को डीजल इलेक्ट्रिक बैटरी कहते हैं, ये पनडुब्बी कहते हैं, क्योंकि इसमें डीजल भी चाहिए और इलेक्ट्रिक भी चाहिए। तो डीजल इलेक्ट्रिक बैटरी कहते हैं। बाहर आके डीजल इंजन चालू किया, बैटरी चार्ज करके अंदर चला गया। इसकी बैटरी इसे 2 दिन तक चला सकती है। तो 2 दिन तक ये आराम से चल सकता है, लेकिन हर 2 दिन के बाद इसे ऊपर आना पड़ेगा कुछ घंटों के लिए, 4-5 घंटे के लिए आएगा और उसी में ये अपना डीजल इंजन चालू करेगा। ऊपर आएगा, डीजल इंजन चालू करेगा, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, फिर ये अंदर डीजल इंजन बंद करेगा और अंदर चला जाता है यहाँ पे। इसीलिए इसे डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी कहा जाता है। लेकिन इसकी एक खराबी है, जब हर 2 दिन के बाद ये इसे बाहर आना पड़ता है चार्जिंग के लिए, तो ऊपर आता है चार्ज करने के लिए, एग्जॉस्ट करेगा ये सब, तो ये रडार के पकड़ में आ जाता है। तो रडार के पकड़ में आने के बाद ये स्टिल्थ नहीं रह जाता है। जब तक ये चार्ज करेगा, सैटेलाइट या रडार देख लेंगे सब, दुश्मन आ जाएगा। अगर दुश्मन आ गया, अब ये भागते भागते कि कुछ एरिया में घेरा जाएगा यहाँ पे, तो इसे मरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसे छुपाना जरूरी था। तो छुपाने के लिए ना स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी में क्या होती है, पूरी पनडुब्बी को बाहर नहीं निकाला जाता है, बल्कि एक छोटा सा पाइप बाहर निकाल देते हैं। ये छोटा सा पाइप क्या करता है, स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी के तहत बाहर निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन लेगा और वो ऑक्सीजन सक करके इंजन चालू कर देगा और एग्जॉस्ट छोड़ देगा यहाँ पर। खैर, एग्जॉस्ट छोड़ना तो नॉर्मल है, अंदर भी छोड़ सकता है, बबल से बाहर आ जाएंगे, बट इसे स्नॉर्कलिंग से प्रयोग कर सकता है। लेकिन आजकल के सैटेलाइट और रडार इतना खचरा हो गया है सब कि स्नॉर्कलिंग को भी पकड़ लेता है। अब ये स्नॉर्कलिंग पकड़ा जाएगी तो ये तो स्टिल्थ रही नहीं। तो पनडुब्बी की मेन खासियत होती है कि छुप के हमला करना, हर 2 दिन पे पकड़ा जाएंगे यहाँ पे। तो स्नॉर्कलिंग भी काम नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से इसे पकड़ना थोड़ा इजी हो जाता है यहाँ पर।
इसी के लिए हमें चाहिए एक ऐसा इंजन, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला चीज जो पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन के ही इंजन इलेक्ट्रिक बता सके यहाँ पे। तो इसकी टेक्नोलॉजी बहुत देशों के पास थी बट भारत के पास नहीं थी यहाँ पे, लेकिन भारत ने सक्सेसफुली इसे बना लिया। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, AIP, एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम। एक ऐसी मशीन होती है जो पनडुब्बी के अंदर लगा दिया जाता है और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रयोग करके और इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है। ये पनडुब्बी में काम कर रहे लोगों के बायोफ्यूल, उनके टॉयलेट, बायो टॉयलेट का भी प्रयोग कर लेती है यहाँ पे और उससे ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है तो इसे बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही अंदर बना लेती है, इसीलिए इसका नाम ही है एयर इंडिपेंडेंट, हवा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये अपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन जनरेट करके बना लेती है और ये मशीन कहलाती है AIP टेक्नोलॉजी। अब AIP टेक्नोलॉजी के लिए बैटरी चार्ज करना है तो इंजन, डीजल इंजन चलाने की जरूरत नहीं है। तो बैटरी चार्ज करने के लिए पानी के अंदर ही AIP टेक्नोलॉजी से बैटरी चार्ज हो जाएगी और जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी तो इसे बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। AIP टेक्नोलॉजी से ही बिजली बनेगा और बिजली इसके रखे अंदर की बैटरी, सारी बैटरी कंपार्टमेंट को चार्ज कर देगा, तो इसे बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये जो हर 2 दिन पे बाहर आ जाता था चार्ज करने के लिए बैटरी, अब इसे बाहर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि 15 दिन तक इसकी कैपेसिटी होती है कि 15 दिन तक ये बाहर नहीं आ पाएगा। सोचिए, इतना खतरनाक हथियार मिसाइलों से भरा हुआ, 15 दिन तक कोई देश इसे नहीं ढूंढ पाएगा, वो भी समुंदर में, तो कहां से कहां तबाही मचा के चला जाएगा। रडार कुछ नहीं कर पाएंगे, सैटेलाइट कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो भारत की DRDO ने इस AIP टेक्नोलॉजी को बना लिया है। दुनिया में बहुत सारे देशों के पास AIP टेक्नोलॉजी है और AIP कई कैटेगरी का होता है। उसमें सबसे शांत ढंग से काम करने वाला, बिना वाइब्रेशन के, बिना शोर मचाए काम करने वाला जो AIP है, क्योंकि वाइब्रेशन करेगा ना तो सोनार में पकड़ में आ जाएगा, तो वो होता है फ्यूल सेल टाइप का। तो DRDO ने जो बनाया है AIP, उसका नाम है फ्यूल सेल AIP टेक्नोलॉजी। अब DRDO एक रिसर्च संस्था है, वो रिसर्च कर देगी, प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो वो DRDO रिसर्च करके प्रोडक्शन यानी उत्पादन की जिम्मेदारी L&T को दे दी है। अब ये L&T इसका उत्पादन करेगी, भारी भरकम बिजली घर का, जिसका नाम AIP है, और इसे हम अपनी पनडुब्बियों में फिट करेंगे। हमारे पास जो अभी के समय में बेहतरीन पनडुब्बियां हैं वो फ्रांस की बनी हुई पनडुब्बी है। तो हम इस मशीन को फ्रांस के पास भेजेंगे, क्योंकि फ्रांस अपनी, और पनडुब्बियों को भी फ्रांस में भेजेंगे कि भैया इसमें उतना बड़ा जगह बनाओ और इसको उसमें फिट करो। तो उसे हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं। रेट्रोफिटिंग क्या होती है कि पुरानी मशीन में जब नई टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट करते हैं तो उस क्रिया को हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं। तो हम अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को जो फ्रांस से खरीद के लाए हैं, पनडुब्बी और AIP दोनों भेज देंगे फ्रांस में, वो वहां पे जाके रेट्रोफिटिंग करेगा। तो जो हमारी पुरानी कन्वेंशन पनडुब्बियां थी, कन्वेंशनल पनडुब्बियां चाहे पूरी तरह से बाहर आए या स्नॉर्कलिंग करें, हर 2 दिन पे आएंगी और सैटेलाइट से पकड़ में आ जाएंगी, इसलिए इनका कोई खास रोल रहा नहीं आज के जमाने में। तो इसलिए AIP जरूरी है। AIP से ये 15 दिन बाद निकलेंगी, तो 15 दिन तक छुपे हुए अपने मिशन को कर सकती हैं। AIP का भी बाप है न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन 3 महीना तक निकलबे नहीं करती है। हकीकत में तो इसको 10 साल तक भी नहीं निकलना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसका भोजन खत्म हो जाता है, क्योंकि सप्लाई आखिर रहेगा ना 3 महीने की। इसके गोदाम में 3 महीने तक का ही खाना भरा होता है, मेडिकल किट, या 3 महीने। तो ये 3 महीने तक रह सकती है, बट ये 10 साल भी रह सकती है। बट ये 3 महीने पे आती क्यों है? तो भैया इसको खाना पीना भरने के लिए डॉक करना पड़ता है। अगर खाना पीना की सप्लाई अगर बीच रास्ते में कर दिए, देखिए बीच रास्ते में करिए या डॉक पे आके कीजिए, निकलना तो बाहर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब 3 महीने बाद ही ये डिटेक्ट होगी। बट सोचिए 3 महीने तक गायब रहिएगा आप पूरी समुद्र के अंदर, कहां से कहां चला जाएगा, दुनिया का चक्कर लगा के चलाएगा। तो सबसे बेहतरीन हो जाती है वो होती है न्यूक्लियर सबमरीन। तो कन्वेंशनल हर 2 दिन पे निकलेगी, AIP टेक्नोलॉजी वाली 15 दिन पे निकलेगी, और ये 3 महीने से भी ज्यादा रह सकती है भोजन के वजह से। अब ये जो सबमरीन होती है न्यूक्लियर सबमरीन, ये भी 2 टाइप की होती है। न्यूक्लियर सबमरीन में कुछ सबमरीन अटैक सबमरीन होती हैं जो टॉर्पीडो मारती है। पानी के अंदर चलने वाले मिसाइल को टॉर्पीडो कहते हैं। ये टॉर्पीडो मारती है, अंदर अंदर अटैक करती है, टॉर्पीडो मार के किसी भी दुश्मन के शिप को गिरा देती है। यहाँ देखिएगा आप, ये टॉर्पीडो के आने का निशान भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टॉर्पीडो आके इसे हिट कर दिया है। तो इसे हम अटैक सबमरीन कहते हैं। ये दुश्मन के शिप या दूसरी पनडुब्बियों को मार के गिरा देती हैं।
और एक होती है न्यूक्लियर सबमरीन में ही मिसाइल सबमरीन। तो वो अटैक नहीं करती हैं, बल्कि उनके ऊपर में ना मिसाइल ट्यूब्स रखे होते हैं यहाँ पर, और इसमें से अचानक मिसाइल निकलता है और धड़ाधड़, देखिए समुंदर है नीचे, क्या दिख रहा है, समुंदर, कहाँ से मिसाइल आ रहा है किसी को पता नहीं, और ये मार के किधर चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो होता है ना, ये दूसरे देश को डराने के लिए होता है। किसी देश के आगे ले आके समुंदर के नीचे खड़ा कर दीजिए अपना न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन, मारेगा, परमाणु बम वगैरह मार देगा। इससे फायदा क्या होता है कि हम लोग सेकंड स्ट्राइक कर सकते हैं। जैसे हमारे देश के ऊपर अचानक 30-40 ठो परमाणु बम मार दिया कोई, पूरा देश उड़ जाएगा, तो कौन हमला करेगा, जवाब कौन देगा? तो हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन है, जो मिसाइल लेके घूम रही हैं, वो मारेंगी, फिर सेकंड स्ट्राइक मारेंगी यहाँ पर, और वो पानी के नीचे से मारेंगी जो देश ने परमाणु बम मारा है। समझ में आएगी नहीं? तो ये सेकंड स्ट्राइक के काम में आता है, युद्ध के काम में नहीं आएगा, एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। तो सबसे खतरनाक जो पनडुब्बियां होती हैं वो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन होती है। किसी भी देश को, भारत को भी अपने सुरक्षा के लिए, नेवल सुरक्षा के लिए पनडुब्बी के 4 लेयर की जरूरत है। जो पहला लेयर है, वो फर्स्ट लेयर जो होना चाहिए, वो होना चाहिए कन्वेंशन सबमरीन का, जो स्नॉर्कलिंग की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हर 2 दिन पे बाहर आएगी। तो ये हमें भारत के बॉर्डर एरियाज में डिप्यूट करना चाहिए। जो डीप सी में जाएगा वो AIP इक्विप्ड होना चाहिए, ताकि 15 दिन तक बिना निकले वो काम कर सके। और दूर का जो लेयर की सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होनी चाहिए, कि दुश्मन का जहाज वगैरह पनडुब्बी आए तो मार दे। और एकदम डीप ब्लू ओशियन होना चाहिए, एकदम दूर दूर तक। तो वो होनी चाहिए न्यूक्लियर मिसाइल। तो 4 टाइप की, कन्वेंशनल पास में हो गई, AIP टेक्नोलॉजी मिडिल में हो गई, न्यूक्लियर अटैक और दूर हो गई, एकदम दूर रहना है तो न्यूक्लियर मिसाइल। तो हमारे पास चाहिए 4 लेयर की सिक्योरिटी, जबकि भारत के पास 4 लेयर की सिक्योरिटी नहीं है। हमारे पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है, और हमारे पास AIP अभी भी किसी में इंस्टॉल नहीं है। तो हमारे पास एक कन्वेंशनल सबमरीन है, और नहीं तो फिर मिसाइल मारने वाली, अटैक नहीं है। तो जबकि हमें चाहिए 4। आप लोग को क्या लगता है कि भारत सरकार को इन 4 लेयर पे सोचना चाहिए कि नहीं? जबकि हमारा दुश्मन जो है चाइना, उसके पास 4 लेयर की सिक्योरिटी है यहाँ पर, और उसके पास हमसे 4 गुना ज्यादा पनडुब्बियां हैं, और परमाणु पनडुब्बियों का जखीरा है, AIP टेक्नोलॉजी की पनडुब्बियों का उसके पास जखीरा है। यहाँ पर पूरी दुनिया को चौंका के रखा है चाइना ने। लेकिन चाइना के पास जब इतनी पनडुब्बियां हैं, तो आखिर हमें अपनी सुरक्षा कैसे करना है? पनडुब्बी खतरनाक है, बट पनडुब्बी को भी तो मारा जा सकता है। तो इसके लिए हम अमेरिका के 2 जहाजों का यूज करते हैं। एक हेलीकॉप्टर है, रोमियो हेलीकॉप्टर, ठीक है, और एक जहाज है जिसका नाम है P-8I पोसाइडन। ये हेलीकॉप्टर के नीचे रडार लगा होता है, सोनार, और इसके अंदर भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के सोनार वगैरह लगे होते हैं। ये पानी के नीचे पनडुब्बियों का पता करते हैं, और अगर मान के चलिए इन्हें आभास हो जाता है कि नहीं गहराई पे शायद पनडुब्बी है, तो ये सोनो वॉइस नीचे गिरा देते हैं। इक्विपमेंट होता है एक ठो सोनो वॉइस, ये क्या करते हैं, नीचे सोनो वॉइस गिरा देते हैं समुद्र के अंदर। वो समुद्र के अंदर गिर के तरंगे छोड़ता है और पता लगा लेता है कि कहीं कोई पनडुब्बी तो है कि नहीं यहाँ पे। तो अगर कोई बाहर से स्नॉर्कलिंग से जांच कर रहा होगा, या बाहर निकल के चार्ज कर रहा होगा, तो उसको पकड़ लेगा। लेकिन AIP इक्विप होगा या परमाणु पनडुब्बी होगी तो निकलेगी ही नहीं। तो ये ऊपर ऊपर पूरे रडार से, हाई पावर के रडार से देख लेता है, और नहीं तो सोनो वॉइस गिरा के अंदर तक में देख लेता है। और इसके अंदर पूरा कमांड सेंटर होता है, पूरा कमांड सेंटर। जैसे ही इन लोग को कोई पनडुब्बी दिखती है, कहां पे है, तुरंत उसका लोकेशन अगल बगल के जहाजों को दे दिया जाता है कि जाके मारो। अब जो पहले पहुंच गया वो जाके उसे मारता है। सपोज कोई हेलीकॉप्टर था, तो हेलीकॉप्टर उसको टारपीडो गिरा देगा। टारपीडो पानी में घुस के मार करने वाली मिसाइल होती है, तो हेलीकॉप्टर मार के गिरा देगा। अगर नेवी का कोई जहाज है, तो जहाज उसको मार के टारपीडो से गिरा देगा। अगर कोई पनडुब्बी उस दुश्मन की पनडुब्बी के पास है, तो वो अपने टारपीडो से मार के गिरा देगी। कोई नेवी का शिप है, तो शिप के ऊपर भी टारपीडो लगा होता है, कहीं से मार के गिरा दिया जाएगा जहां भी पकड़ में आएगा तो, और ये जाके दुश्मन की पनडुब्बी को तहस नहस कर देता है। तो हमारे पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर में हम चाइना के आगे हैं, बट सबमरीन के मामले में हम चाइना के पीछे हैं। हमसे ज्यादा सबमरीन है चाइना के पास, बट मारने की क्षमता चाइना से बेहतर है हमारे पास यहाँ पर, तो हम इसे मार सकते हैं। कई बार पनडुब्बियां काफी पास में आ जाती हैं, तो उन पर टारपीडो नहीं काम करता है, एकदम पास में आ जाएगी। जैसे इंडियन नेवी का मान के चलिए जहाज है, और नीचे अचानक कोई पनडुब्बी आ गई, तो उसके लिए डेप्थ चार्ज का प्रयोग किया जाता है। किसी भी डिस्ट्रॉयर, कॉर्बेट या फ्रिगेट जहाजों पे देखेंगे ऐसे गोल गोल सर्किल बना होता है। अब इसको जूम करके दिखाते हैं, ये इसे डेप्थ चार्ज कहते हैं। इसके अंदर बारूद भरा होता है, और जिस एरिया में चारों ओर घूम सकते हैं, जिन्हें इन्हें कोऑर्डिनेट मिलता है कि इधर दुश्मन की पनडुब्बी है, धड़ 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 यहाँ पे डेप्थ चार्जर फेंक देते हैं। ये डेप्थ चार्जर बड़े खतरनाक होते हैं। जब हम इन डेप्थ चार्जरों को फेंकते हैं,
तो ये पानी में जाते हैं, और जब पानी में ये चले जाते हैं तो पानी के नीचे जाते हैं 100-200 फीट नीचे, और 100-200 फीट नीचे जाने के बाद ना ये पानी में जाकर बम से फटते हैं एकदम, और पानी में जाने के बाद इतना जोर से फटते हैं ना कि पानी के अंदर एक झटका हो जाता है। तो पानी के अंदर जब झटका लगता है ना तो पनडुब्बी इम्प्लोज कर जाती है, अंदर से पिचक जाती है, और जैसे पिचकेगी पनडुब्बी ब्लास्ट कर जाती है। जैसे कोई हवाई जहाज है, हवाई जहाज के बगल में कोई बम फोड़ दे बम से, तो उड़ते हवाई जहाज के बगल में बम फोड़ेंगे तो हवाई जहाज इसे डिसबैलेंस होगा, और इतना हाई स्पीड और इतना प्रेशर में रहता है कि वो चकनाचूर हो जाएगा वहां पे, तो वही इंप्लोजन से हो जाता है। तो डेप्थ चार्जर डायरेक्ट हिट नहीं करते हैं बल्कि अगल बगल में, इसलिए अंधाधुन 50-60 गो डेप्थ चार्जर फेंका जाता है, और जिस वजह से पनडुब्बियां इंप्लोज करके अंदर की ओर फट जाती हैं, क्योंकि अचानक झटका लगेगा तो उसका मेटल पचकेगा और समुद्र प्रेशर इतना लगाएगा कि डेप्थ चार्जर की वजह से ये पनडुब्बियां तबाह हो जाएंगी। तो आप देखिए कि हमारे पास भले पनडुब्बी नहीं है लेकिन पनडुब्बी मारने की क्षमता है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि ससुरा पनडुब्बी अगर दिख गई तो उसको मारना बड़ा इजी है। पनडुब्बी भले खतरनाक है लेकिन दिख गई तो मारना बहुत इजी है, क्योंकि कोढ़िया होती है पनडुब्बी, धीरे धीरे चलती है 40-50 की स्पीड में, तो उसको टारपीडो से मार देगा, मिसाइल से मार देगा, डेप्थ चार्जर से मार देगा। इसलिए जरूरी है कि पनडुब्बियों को लोकेशन ही न पता चले। इसलिए जब पनडुब्बी गहराई में होती है तो इसका लोकेशन नहीं पता चलता है, लेकिन जब ये अपने मेंटेनेंस के लिए या फिर रसद खाने की सप्लाई के लिए या हथियार की रीफिलिंग के लिए वापस आती है अपने बेस पे तो ट्रैक हो जाती है ऊपर सैटेलाइट से। इसलिए इसके लिए अंडरग्राउंड बेस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो पनडुब्बी अंदर अंदर आएगी, इसमें घुस जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, ये पहाड़ों के अंदर रहेगा। तो भारत एक प्रोजेक्ट वर्षा चला रहा है। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत हम विशाखापट्टनम के पास रामबिली नामक एक जगह में हम अंडरग्राउंड सबमरीन बेस बना रहे हैं, जिससे कि पनडुब्बी अंदर आके फिर हथियार लोड करके चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आया या नहीं आया। नहीं तो फिर अगर मान के चलिए भारत के पास पनडुब्बी है कोई, अगर बेस में गई तो दुश्मन को पता चल जाएगा ना कि अभी तो बेस में गई है, हमला कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये रामबिली में इसे बनाया जा रहा है। हमसे पहले चाइना इसे बना के रख चुका है। चाइना का जो है यहाँ पे हैनान एक प्रांत है, चाइना का हैनान द्वीप चाइनी नौसेना का एकदम गढ़ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हैविली मिलिटराइज्ड ये द्वीप है हैनान द्वीप। इस हैनान द्वीप के पास चाइनीज पनडुब्बियों का जखीरा है और वहां पे यूलिन नेवल बेस है। आप ध्यान से देखिए, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि पानी के अंदर एक पनडुब्बी दिख रही होगी, और ये पनडुब्बी इस यूलिन नेवल बेस के अंदर जा रही है। और यहाँ अंदर जाने के बाद यहाँ पर इसके अंदर मेंटेनेंस, रिफिटिंग, हथियार लोडिंग, खाना पीना जो भरना है भर सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पे यूलिन नेवल बेस में है यहाँ पे। तो भारत भी इस प्रोजेक्ट पे अच्छा खासा काम कर रहा है यहाँ पर। अब नेवी में आप अक्सर एक शब्द यूज सुनते होंगे, किसी शिप को बोलता है कॉर्बेट है, किसी को फ्रिगेट कहता है, किसी को डिस्ट्रॉयर होता है, तो कोई लैंडिंग शिप होते हैं, कोई पेट्रोल वेसल होता है, कोई कैरियर होता है, कोई एम्फीबियस होते हैं, सब ये अक्सर आप लोग सुने होंगे यहाँ पे। और पनडुब्बी के मामले में अगर आप यूपीएससी मेंस लिखेंगे तो साइंस एंड टेक के पार्ट में आपको ये तो अच्छा खासा आपको लिखना पड़ जाएगा यहाँ पे कि पनडुब्बियों के लिए, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है, तो पनडुब्बी में दो चीज आप सुनते होंगे यहाँ पर कि एक प्रोजेक्ट 75, I 76, 77, 877 क्या है। अगर ये समझ में आ गया प्रोजेक्ट तो ससुरा एगो अलगे दिमाग खाता है। पनडुब्बियों का क्लास कोई होता है स्कॉर्पियन क्लास, किलो क्लास, अकूला क्लास, टाइप 152, कलवरी क्लास, सिंधु घोष क्लास, शिशुमार क्लास। अगर क्लास खत्म हुआ तो कन्वेंशनल सबमरीन, परमाणु सबमरीन, मिसाइल सबमरीन, अटैक सबमरीन, एआईपी वाला। तो एआईपी कन्वेंशनल मिसाइल तो समझा दिए, अब बच गया ये प्रोजेक्ट वाला। तो प्रोजेक्ट वाले को भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे। यूपीएससी वाले आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, क्योंकि देखिए अब आपको यूपीएससी। तो जी वीडियो होगी खत्म। वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। इनकी वीडियो तो हम देखते हैं स्पेशली इसलिए कि हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता है और दुनिया में अगल बगल में क्या चल रहा है वो भी पता चलता है। भाई इंडिया के पास अच्छा ये चीज़ एक इधर नोट करने वाली है कि जब आपके टीचर्स अच्छे हो ना तो आप दुनिया में कहीं भी किसी से मुकाबला कर सकते हैं। या टीचर ही है जो साइंसदान बनाता है, या टीचर ही है जो इंजीनियर बनाता है, टीचर ही है जो डॉक्टर बनाता है, टीचर ही है जो अपना बिजनेसमैन बनाता है, टीचर ही है जो महात्मा गांधी बनाता है, टीचर ही है जो पीएम मोदी बनाता है, पॉलिटिशियंस बनाते हैं। मतलब एक टीचर पूरा माशरा बनाता है और ये एक टीचर है। ये बात मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगी, इन्होंने कोई बढ़ा चढ़ कर ये बात नहीं करते, अपना खान सा कोशिश इनकी ऐसी होती है। अब इन्होंने पूरा का पूरा यानी कि सब मरीन पर ये लेक्चर था और हमने तो भाई एज अ स्टूडेंट इनसे ये समझ रिएक्शन भी कर देते हैं और साथ में इल्म भी मिल जाता है।
मैं तो इस नीयत से देखता हूँ कि इल्म भी मिल जाएगा, चलो साथ में रिएक्शन भी हो जाएगा और दुनिया को पता चल जाएगा। इंडिया के पास जो है कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं। अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि उन्होंने कोई बढ़ा चढ़ा के ये नहीं कहा कि इंडिया के पास 4 लेयर सबमरीन्स हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 4 लेयर सबमरीन्स चाहे नहीं है, लेकिन हमारे पास एंटी सबमरीन्स में जो है ना इक्विपमेंट्स हैं। भाई देखें बाकी उन्होंने ना सच को जो है ना ये मानते हैं बिल्कुल। देखिए कि चाइना की बात की कि चाइना इस मामले में सबमरीन के मामले में बहुत ज्यादा उनसे आगे, लेकिन जो यूएस एंटी सबमरीन जो जहाज सर्विलेंस बताया ना उन्होंने भाई ये, हाँ जी, वो भी वो देखें कि समुद्र के अंदर जाकर उस ऊपर से उसको देख लेता है कि यहाँ पर पनडुब्बी है। अगर नहीं रहता तो टॉर्पीडो फेंकता है तो वो लहरें अपनी भेजता है, सुनार तक पहुंचती हैं तो वो उससे ज्यादा फिर पता चल जाता है कि यार चाइना देखिए कि बहुत बड़ी उसकी आर्मी है, हर चीज से नेवी देख ले उसकी, उसके अलावा एयरफोर्स देख लें, दूसरी आर्मी देख, हर चीज से यार वो पावरफुल है हर लिहाज से। जो अब अच्छा पाकिस्तान के पास भी हैं ये सबमरीन्स, और पाकिस्तान के पास मुझे लगता है कन्वेंशनल ही है। और ये भी बात, एक और बात उन्होंने एक्सेप्ट की यार, अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब आप किसी की सब दुश्मन की चीज़ों को एक्सेप्ट करें, सच को सच माने, झूठ को झूठ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक ऐसी सबमरीन थी जो 21 दिन मतलब छुपी रही, नहीं मिली, लेकिन 1971 की वार में बड़ा नुकसान पहुंचा था हमारे पाकिस्तान के पूरे नेवी सिस्टम को, चाहे उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर था जो हमें अमेरिका से मिला या जो भी था। लेकिन इंडिया के मामले में इंडिया के पास अभी 4 लेयर सिक्योरिटी नहीं, चाइना के पास है। चाइना इधर काम करने की जरूरत है, लेकिन पता तो है उनको, उनके पास एंटी सबमरीन जो है वो मिसाइल हैं। अच्छा भाई, खान सर की वीडियो जो भी होती है ना बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, तो काफ़ी डिटेल से बताते हैं, और मैं तो कहता हूँ कमज़ोर से कमज़ोर बंदा भी ना समझ सकता है बातें। हाँ सही है। तो पहले उन्होंने कहा है कि 3-4 किस्में उन्होंने बताई हैं, और 2 किस्में जो है ना इसकी सबमरीन की, इसमें 2 किस्में जो उनके पास इंडिया के पास हैं और 2 नहीं है। तो भाई अपनी गलती या अपनी जो आप कमी खुद में कमी हो ना, वो मान लेना भी बड़ी बहादुरी की वो बात कमी है। होगी तो तभी आगे भाई जैसे कहा है कि चाइना इस मामले में 4 लेयर्स की वजह से आगे है हमसे, 2 के पास है लेकिन हमारे पास 2 नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम उनको एंटी सबमरीन हमारे पास जो है ना इक्विपमेंट्स हैं, सर्विलांस है, हेलीकॉप्टर है, वो रोमियो हेलीकॉप्टर पे, हेलीकॉप्टर का नाम बड़ा है रोमियो हेलीकॉप्टर। अच्छा आप इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंगली समझाया कि सबमरीन जो है एक जो कन्वेंशनल होती है वो आई थिंक 1-2 दिन बाद उसको ऊपर आती पानी के, जो मतलब दूसरी होती है वो 15 दिन बाद AIP एयर इंडिपेंडेंट जो होती है वो जो है 15 दिन बाद आती है, और जो न्यूक्लियर है वो 3 महीने बाद, कम से कम 3 महीने। भाई बहुत बड़ा ज्यादा टाइम है यार ये, क्योंकि उसके अंदर होता है ना सारा कोई बिजली पैदा करती है, जैसे बैटरीज वगैरह चार्ज होती हैं, तो जब बैटरी चार्ज होती है तो वो डीपली समंदर में चली जाती हैं, तो 3 महीने के बाद निकलती हैं, वो भी जब उनका राशन पानी खत्म हो गया। अच्छा AIP जो है ना वो इंडिया बना रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन भी मेरा ख्याल में इंडिया के पास है, लेकिन रशिया के पास तो है, चाइना के पास भी हैं, USA के पास तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है इंडिया के पास न्यूक्लियर। इस पर मैंने यार कहीं ना पता है भारत तक वाले की या हिंदुस्तान तक वाले किसकी ना मैंने वीडियो इस पर देखी है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। उधर तो ये कह रहा था कि मतलब कि इनके पास जो है न्यूक्लियर सबमरीन भी है। भाई हो सकती है, फिर एक बार होते तो खान सर को पता ही होना था, खान सर ने तो खान सर ने मैं बता हो सकता है भाई बाद में उन्होंने बना ली हो ये, और यार ये आज की है जी वीडियो, आज की है ये कल खान सर ने लगाई है, तो ये देखे नई वीडियो है, ये पुरानी तो नहीं है, ये तो करंट वीडियो है, क्या हो गया सोचने वाली बात है। फिर हो सकता है भाई, और खान सर बिना सबूत के कोई बात नहीं करते, ये तो मैं खुद मानता हूँ। ये और परेशान, ये दोनों जो है ना प्रशांत हाँ प्रशांत, तो वो है ना ये दोनों लॉजिक के साथ बात करते हैं, प्रूफ के साथ। लोग के बारे में कहते हैं लोग नहीं भी इतनी नहीं करता, और उनके बारे में छोड़ें, आपकी टॉपिक है जिसकी बात है उस पर करें। टॉपिक तो खान साहब का था, प्रशांत साहब की क्यों बात? प्रशांत भाई वो मैंने इसलिए कहा है कि वो अच्छा है, वो सबूत के साथ बात करता है, इंटरेस्टिंग उसकी वीडियो होती है। ये इंटरेस्टिंग नहीं थी,
उससे भी डबल थी ना। ये तो सुपर से भी ऊपर थी बात। अगर ये करें तो बात मुझसे हम ये कंक्लूड ये करें तो किसी भी भाई, मैंने तो एज अ स्टूडेंट ये वीडियो देखी है, तो मैं सच अपनी बात बताऊं, मैं यूं ही मान रहा था अपने आप को जैसे मैं क्लास में बैठा हूँ और सामने खान सर लेक्चर दे रहे हैं। मैं एज अ स्टूडेंट इसको देख रहा था, ना कि एज अ रिएक्टर या रिएक्शन करने के लिए। चलो वो तो बातें बाद में होंगी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बिल्कुल इस तरह। लेकिन एक चीज़ खुशकिस्मती इंडिया वालों की ये है कि उनके पास अच्छे टीचर हैं। अच्छा टीचर है ये बहुत, ठीक है ना, अच्छे टीचर्स हैं, ये एक नहीं है, इस तरह के कई हजारों हैं। बिल्कुल होंगे, लेकिन मुझे तो इनका पता है ना, इस तरह के इनके पास कई हजारों हैं। हमें तो फिर पता नहीं, हमें हमारे हमने एक वीडियो नहीं बनाई जिसमें वो देखो वो बच्चों को पढ़ा रहा था और बच्चे फराफर ऐसे बोल रहे थे जैसे कंप्यूटर में कोई चीज डाटा वगैरह फीड करते हैं तो क्लिक करने से उनका जो आउटपुट है वो शो होती है। वो बच्चे भी नाव चलाने वाले के थे या शमशान गार्ड जो गार्ड वालों के थे। तो ये चेंज है, ये इस वजह से इंडिया के जा रहा है। कल तो हम शॉक्ड हो गए थे, वो आज भी मेरे हम तो भाई काफी बार शॉक्ड हुए हैं। काफी ऐसी डेवलपमेंट्स, काफी ऐसी नई चीजें या काफी ऐसे टीचर्स देखने को मिलते हैं कि भाई हैरानी होती है कि वाकई यार इसकी मेन वजह जो तरक्की करने की मेन वजह यही है कि ऐसे टीचर्स हैं जो इतनी अच्छे अंदाज से स्टडी कर रहे हैं। खैर मजेदार थी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको भी मजेदार लगेगी। मिलते हैं नई वीडियो में, नेट अब तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।